हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को जो कि सीटेट दिसंबर 2021 में पूछे गए थे और ये सभी प्रश्न पेपर 2 से लिए गए हैं। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 में सीडीपी का जो सिलेबस है वो समान रहता है, लेकिन प्रश्न पूछने के तरीके में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है और पेपर 2 का जो लेवल है वो थोड़ा हाई होता है पेपर 1 की तुलना में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए है दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, बी है दोनों का संबंध निश्चल है, सी है सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है और डी है विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, सीखना जो है वो विकास के आगे होता है यानी अग्रिम होता है। तो लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में सीखना और विकास पर यही विचार दिया गया था, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास जीवन भर चलती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है आनुवांशिकता, बी है वातावरण एवं अनुभव, सी है विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय बुद्धि और डी है प्रतीकात्मक बुद्धि। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, वातावरण एवं अनुभव। तीसरा प्रश्न है, विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य के क्या मायने हैं? ऑप्शन ए है विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी है विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद, सी है विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट और डी है विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पालन पोषण में प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, बी है बच्चे के पक्ष को न सुनना, सी है बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना और डी है जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, जब संभव होता है तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। प्राधिकारिक शैली का दूसरा अर्थ अगर हम समझे तो सत्तावादी भी बोला जा सकता है और इसमें क्या होता है, बच्चे स्वयं से कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते। इस प्रकार में बच्चे शर्मीले होते हैं, ज़्यादातर वो अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाते। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? ऑप्शन ए है अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण, बी है समावेशन एवं समायोजन, सी है परिपक्वता एवं अनुभव और डी है सामाजिक संप्रेक्षण एवं परिपक्वता। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, समावेशन एवं समायोजन की बात जीन पियाजे ने की थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक औजार, बी है सांस्कृतिक ढंग या प्रकार, सी है सांस्कृतिक सूचक और डी है सांस्कृतिक व्युत्पन्न। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक औजार की मध्यस्थता जरूरी है, यानी कि कल्चरल टूल्स की जरूरत हमें होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन एवं एक वृत्त, फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन ए है क्रमबद्धीकरण, बी है संक्रमण अनुमिति और सी है सांकेतिक मापदंड और डी है संख्याओं का संरक्षण। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, संख्याओं का संरक्षण, क्योंकि वो बार बार उन्हें गिन रही है, तो वो इस प्रकार से वो संख्याओं का संरक्षण करने का कोशिश कर रही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी जेडपीडी को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन ए है सहयोगात्मक संवाद, बी है अनुकरण द्वारा सीखना, सी है प्रतिवर्ती सोच और डी है प्रतिपादक अधिगम।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सहयोगात्मक संवाद के द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा सकता है, जेडपीडी को। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए है समानुभूति, नियंत्रण एवं परवाह, बी है समानुभूति, नियंत्रण एवं अनुशासन, सी है समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह, डी है समानुभूति, वास्तविकता एवं नियंत्रण। तो देखिए जिस भी ऑप्शन में आपको नियंत्रण जैसी, अनुशासन जैसी चीज देखने को मिल जाए तो वो हमारा गलत होता है। तो इस तरीके से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह की जरूरत होती है, ऐसा रवैया आपको अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? ऑप्शन ए है जेंडर बद्धता, बी है जेंडर स्थिरता, सी है सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए, और डी है जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन की जरूरत है, इसके लिए हमें प्रेरित करना चाहिए ताकि जो जेंडर लिंग के प्रति जो रूढ़िवादिता है बच्चे उसे हट के सोच सके, अलग करके देख सके। ये नहीं है कि अगर खाना महिलाएं बना रही हैं तो केवल वो खाना ही बना सकती हैं, बाकी कुछ दूसरा नहीं कर सकती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार अंतः व्यक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है सामाजिक स्थितियों से भली भांति निपटने की क्षमता, बी है दूसरों की भाषा के अर्थ व लय को समझने की क्षमता, सी है स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान, और डी है सौंदर्य एवं सौंदर्य बोध की सराहना। देखिए दो चीजें होती हैं, अंतः व्यक्तिक बुद्धिमत्ता होता है और एक होता है अंतर व्यक्तिक बुद्धिमत्ता। दोनों में ये बहुत अंतर है। अंतः व्यक्तिक में क्या करता है, व्यक्ति स्वयं की भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों आदि का ज्ञान पाता है, और जो अंतर व्यक्तिक होता है इसमें जो इंसान होता है वो दूसरे की भावनाओं को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। और उसके अंतर्गत क्या आते हैं, जो हमारे नेता मंत्री ये सब हैं तो वो ज्यादातर अंतर व्यक्तिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें अंतः व्यक्तिक बुद्धिमत्ता वाली बात की जा रही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को ऑप्शन ए है पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए, बी है सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए, सी है विशिष्ट उपलब्धि एवं प्रतिविधि कक्षाएं बनानी चाहिए, और डी है कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना चाहिए। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है और मानकीय स्तर को भी नहीं पहचानना है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके की हमें खोज करनी चाहिए। आगे देखेंगे। अगला है, सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? ऑप्शन ए है मूलभूत विचार, बी है अस्पष्टता को स्वीकार कर, सी है अभिसारी सोच, और डी है सोच में लचीलापन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, अभिसारी सोच को बढ़ावा नहीं देना है, हमें अपसारी सोच को बढ़ावा देना होता है। अगला है, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः, ऑप्शन ए है शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी है शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है, सी है विद्यार्थियों में परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है, और डी है अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने के लिए किया जाता है, केवल परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने या फिर परीक्षा देने के लिए उन्हें बेहतर कौशल विकसित करने के लिए नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं, ऑप्शन ए है उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है,
बी है उन्हें बिना प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार देना चाहिए ताकि वे दोहराई न जाए। सी है उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। और डी है वह अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटाते हैं इसलिए उन्हें तुरंत कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए, जो अधिगम प्रक्रिया यानी किसी भी चीज को सीखने के दौरान बच्चे जो गलतियां करते हैं उन्हें हमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का एक हिस्सा समझकर सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और उनमें धीरे धीरे सुधार करना चाहिए। तो ये नहीं है कि हमें तुरंत सुधार देना चाहिए या फिर उससे हमें बच्चों की क्षमता का पता चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं। ऑप्शन ए है केवल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने को कहकर। बी है स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके। बी है जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर। और डी है केवल श्रव्य दृश्य सामग्री एवं बोर्ड द्वारा सीखना। तो केवल जहाँ पर होता है वो नेगेटिव होता है हमारा, साथ ही ट्यूशन की बात भी हम नहीं कर सकते। केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं तो ऐसा अब उसमें समस्या का वो समाधान खुद से कैसे करेंगे जब उन्हें ऐसे निर्देश देंगे। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके वो समस्या समाधानकर्ता बन सकते हैं बच्चों के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है। ऑप्शन ए है दी गई जानकारी को सही रूप में दोहराना। बी है सही जानकारी लिखना। सी है संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद करना। और डी है सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना। तो केवल जानकारी को दोहराना नहीं है या फिर केवल लिखना नहीं है, परिभाषाओं को याद नहीं करना है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। वास्तव में जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, उसका उद्देश्य यही होता है कि जो कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं उसे अपने निजी जीवन में लागू कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमीय उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन ए है अनुशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके। बी है सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है। सी है घर पर की जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा। और डी है सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जिसमें बच्ची कमजोर है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, सामाजिक सामयिक क्षमताओं का विकास करके, जो कि शिक्षा का एक अहम अंग है। देखिए, ये सभी प्रश्न जो है वो ऑनलाइन मोड में जो भी हमारा सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे ये हैं, और ये सभी प्रश्न समझ पर आधारित हैं। आप इनका आंसर कभी भी रटे रटाए चीज़ों को देखकर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि पहले प्रश्नों को ठीक से समझें। अगला है, एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है। ऑप्शन ए है जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट। बी है पाठचर्या में विवेकी समायोजन। सी है की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां। और डी है व्यक्तिगत शिक्षा योजना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, की गई जो भी वो बच्चे गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, उन पर हमने नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना है, बार बार रोक टोक नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनमें हीनता की भावना आ जाएगी। अगला और अंतिम प्रश्न है, बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है। ऑप्शन ए है संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं इसलिए उनको काबू में रखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बाधित नहीं करते हैं। बी है प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेगों से पृथक रखना चाहिए। यह भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, संवेग की प्रक्रिया जो है वो सीखने को अर्थपूर्ण बनाती है और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन डी है कि संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।